जय हिंद दोस्तों। तो फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10वां प्रैक्टिस सेट। आज जैसे ही 10वां प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेंगे मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 200 सवालों का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए 200 सवाल का प्रैक्टिस कम नहीं होता है, हम आपको बिल्कुल सटीक प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चाहे प्रैक्टिस का बात हो, चाहे अभी अभी जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है मैथ का, उसमें आप देख लीजिएगा एकदम पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इधर उधर का सवाल नहीं है। जिस चैप्टर से सवाल आया है हर एक चैप्टर से आपको हर एक शिफ्ट में सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रैक्टिस जो होता है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि सवाल पूछ रहा है इधर से और हम एफर्ट कहीं और लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप फेल हो जाइएगा। तो आज हमारा 10th प्रैक्टिस सेट है और धीरे धीरे देखिए कितना प्रैक्टिस हो पाता है। अभी तक 100, 250, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक लगातार ये चीज़ जो है बिल्कुल आपका जारी रहेगा। और एक बात मान लीजिए, अगर आपका मैथ का बेस ठीक है और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 600 सवालों का प्रैक्टिस यहाँ से कर लेते हैं, जो भी होगा 600, 700 सवाल या 1000 सवाल, तो भैया 1000 में से 20 सवाल का कंसेप्ट एकदम टकराना तय है। बस डाटा इधर उधर रहेगा, कंसेप्ट तो वही रहता है आपका, ठीक है। उससे पहले आप जरा सा इधर देख लीजिए, हम लोगों का जो प्यारा सा ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाता है। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस पे मैथ का कोर्स चल रहा है 299 का, 299 का। उसमें आपको ये झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए है। अर्थमेटिक और एडवांस आपका बाइलिंगुअल कंटेंट है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है और बेसिक और एग्जाम में हम लोग कैसे सवाल को हैंडल करेंगे वो तरीका भी आपको इसमें बताया गया है, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि अगर आप ये 299 का मैथ का कोर्स परचेज करते हैं ना, तो ये मैथ का टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में ही मिल जाता है। आप जैसे ही 299 का मैथ का कोर्स परचेज कर लेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसके साथ में ही आ जाएगा। हाँ, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तब आपको 75 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं या जिन्होंने कोर्स खरीदा है तो उनको ये कोर्स के साथ ही ये आपका टेस्ट सीरीज जो है 75 रुपये का मिल गया है साथ में। और साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज़ जो है ना बहुत ही मायनों में बेस्ड है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ के साथ आप ऐप पर टेस्ट देंगे और आपको ऐप पे ही इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन 20 के 20 सवाल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये टेस्ट बहुत ही खास है, आपको हर तरीक़ा से ये चीज़ समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। साथ ही साथ ये आप इधर देख लीजिए, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है बना है झारखंड के लिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप ना इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? एक तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगा, साथ ही साथ अभिषेक सर जितना भी आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, प्लान क्या काम कर रहे हैं, और आपको 1-2 दिन में वो चीज़ देखने को मिलेगा कि जितना भी नोट्स मटेरियल आपको चाहिए सब इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जो कि ये जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों का जो एक और टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम फोकस स्टडी विद अभी है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितना प्लेलिस्ट बना है हमारा, चाहे वो मैथ का जो हमारा चल रहा है सिलेक्शन वाला सीरीज़ का, उसका अलग से प्लेलिस्ट, झारखंड के लिए जितना भी प्रैक्टिस हुआ है उसका अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ अभिषेक सर जितना प्रैक्टिस करवा चुके हैं, जितना पढ़ा चुके हैं, सबका प्लेलिस्ट आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सबका लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप चैनल पे मैसेज करिएगा, लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब आज सवालों की ओर। और देखिए भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं कि 4 सवाल देखे दूसरे चैनल पे दौड़ गए, 3 सवाल देखे तीसरे पे दौड़ गए, कुछ नहीं होने वाला है। वैसे आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप यकीन मानिए जितना मेहनत और एफर्ट और जितना रिसर्च लगा के हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, चाहे कोर्स की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ की बात हो, चाहे यहाँ हमारा सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सीरीज़ की बात हो, चाहे अभिषेक सर जो भी अभी कंटेंट आपको दिए हैं या देने वाले हैं, एकदम उत्तम दर्जा का, अव्वल दर्जा का चीज़ आपको मिल रहा है।
तो आप इस चीज़ के महत्व को समझिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट हो रहा है यूट्यूब पे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिएगा कि आपका सवाल और कंसेप्ट किस तरीक़ा से एग्जाम में भिड़ेगा, क्योंकि एकदम सटीक प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग एक एक सवाल को गिनते जाइएगा कि कितना सवाल हो रहा है, 20 हो रहा है, 19 हो रहा है, 18 हो रहा है, 17 हो रहा है, 15 हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल है, आपको अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा, फील गुड होगा। ठीक है, कहता है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचे। ठीक है जी, और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है, देखिए ऑप्शन हम क्या बोलते हैं, अचार डालने के लिए नहीं दिया है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और साथ ही साथ अगर उसी संख्या को 5 से 6 से 8 से 9 और 12 से भाग देंगे तो वो जो है रिमाइंडर 1 देगा। अब वो कौन सा नंबर है? देखिए ऐसा सवाल को आपको बनाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम बना दिए बेसिक से, नहीं, पूरा बात समझिए, आपको अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। देखिए अगर कोई नंबर को 5 से भागा देंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा? जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये तो 5 से पूरा तरीका से कट जाएगा, मतलब ये तो कुछ भी शेष नहीं देगा, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, जैसे ही नज़र मेरा इस पे जाता है 3627, क्या बोलते हैं, ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं दिया था, तो ये 36 और 27 है, तो 9 चौके 36 और 9 तिया 27, ये तो 9 से पूरा कट जाता है, मतलब ये भी नहीं होगा, हमें शेष 1 चाहिए। ठीक है, अब 3614 और 3601 है। अगर हम किसी एक को काट दें तो हमारा आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। जैसे ही ध्यान मेरा 3601 पे जाता है तो अगर ये संख्या को हम 3600 बना दें, अगर हम 1 घटा दें तो देखिए 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। ठीक है, और ये 3601 है, और जब 5 से देंगे तब भी शेष 1 बचेगा। यहाँ 3600 है और ये 3601 है, तो भैया अगर 1 को हम 0 बना देंगे तो 5 से पूरी कट जाएगा, तो 0 से जितना ज़्यादा उतना शेष देगा, तो भैया ये भी शेष 1 देगा। 6 से काटेंगे तो 3600 612 में कट जाएगा, और जो 1 है वो शेष देगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3601। ये भी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 5 से ही ये 3614 है, अगर इस नंबर को 5 से कटना है तो या तो 4 को 5 बनाना होगा या तो 4 को 0 बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ बनाना तो नहीं है, अगर ये 0 रहता तो 5 से कट जाता, ये 4 है लास्ट में, मतलब 4 शेष बच जाएगा। अगर 5 रहता तो 5 से पूरी कट जाएगा, अगर यहाँ 6 रहता तो शेष 1 बचता, लेकिन है 4 तो शेष 4 बचेगा, मतलब ये भी नहीं होना, तो 3601 इसका आंसर। बाकी इसका बेसिक मेथड जो भी है आप लोग बनाइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा सवाल जो बहुत कॉमन है, इनको इस तरीक़ा से डील किया जा सकता है आसानी से। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एकदम मतलब ज़बरदस्त कहने का मतलब बहुत टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छा से समझते हैं तो वो मुश्किल नहीं होता। ठीक है, मतलब बढ़िया सवाल है, अच्छा खासा लेवल है। कहता है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए अगर इसमें धनराशि पूछ देता ना तो आंकड़े अधूरे हो जाता, लेकिन उनका अनुपात पूछा है तो हम बता सकते हैं। बेस्ट मेथड बताते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि तीनों योजना पर X, Y और Z रुपया लगाया, या ABC रुपया लगाया, या PQR, जो मर्जी है मान लेना। ठीक है, तो भैया इंटरेस्ट बराबर है, तीनों पे इंटरेस्ट बराबर मिला, मतलब 10% के रेट से 6 साल, 12% के रेट से 10 साल और 15% के रेट से 12 साल
पे जो इन पे जो इंटरेस्ट मिला वो बराबर है। तो इंटरेस्ट बराबर है और सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो भैया प्रिंसिपल तो पहला के लिए x, दूसरा के लिए y और तीसरा के लिए z। तो पहला के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 छके 60%, मतलब 60x। परसेंट सब जगह रहेगा, कट जाएगा। मतलब पहला योजना के लिए जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 गुना 6 60x बराबर जो दूसरा योजना पे मिलेगा जिसमें हमारा प्रिंसिपल y है तो 12 दे 120x, ठीक है, बराबर जो तीसरा योजना के लिए मिलेगा 15 12 180z। यही मिलेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और तीनों आपस में बराबर है। कटम कुटाई होता है, काट देंगे। देखिए 60 एकम 60, 60 दूना, अच्छा यहाँ पे y है ना, 60 दूना 120 और 60 तिहाई 80। मतलब ये हो गया x बराबर 2y बराबर 3z। देखिए समझने के लिए हम इतना लाल पीला कर रहे हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं था, ठीक है। ये यहाँ देख लेता धुरंधर लोग कि 10 छके 60, 12 दे 120 और 15 12 180। 60 से डिविजिबल है सब, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिहाई 180। मतलब 1 2 3 का हमारा इनका इंटरेस्ट मिलेगा। अब याद करिए रेशियो वाला चैप्टर कि हम क्या इस तरीका का, अगर कोई हमारा इक्वेशन है और इसमें x का वैल्यू चाहिए, y का, z का, तो कैसे निकालते हैं? जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देते हैं। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, x को ढक देंगे। जो दिख रहा है 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनाई 6 अनुपात लगा दीजिए। y का वैल्यू चाहिए 2y को ढक देंगे। जो दिख रहा है 3 × 1 3y, ये आपका वैल्यू हो गया y का, ये x का, ये y का। z का वैल्यू चाहिए 3z को ढक दीजिए, 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो भैया 6 3 2, देखिए 6 3 2 इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 6 3 2। अगर ये जो आदमी है पहला योजना पर 6, दूसरा योजना पर 3 और तीसरा पे 2, इस अनुपात में पैसा लगाया, ठीक है, बात समझ में आए? तो एकदम आसानी से बनाना है। अगर और बेसिक में जाएंगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो होना तय है। ऐसा सवाल है लेकिन यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। 2 तरीका से इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, एकदम आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है वो सीधा आंसर देगा, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप, इसका जो हाइपोटेनस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो भाई अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ना तो बेस है ना तो हाइट है, सीधा आपका हाइपोटेनस दिया है। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर सिर्फ इसका हाइपोटेनस कर्ण दिया है तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आपको याद रखना है कि एक तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर बट्टा में 4। ये दोनों ही बात बराबर है। अब बेस और हाइट तो अपने पास है नहीं, सिर्फ कर्ण दिया है, हाइपोटेनस दिया, तब भी तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 64 बटा 4 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। जब बेस और हाइट दिया हो तो इसको लगा दीजिएगा, जब सिर्फ हाइपोटेनस दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो सिर्फ इसको लगा दीजिएगा। दोनों ही तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि पिता एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ये भी ठीक है। मतलब पापा जी काम को कर सकते हैं 8 दिन में, जबकि जो उनका बेटा है वो काम को कर सकता है 7 दिन में, सेम काम, ठीक है। और वो एक एक दिन अल्टरनेट डेज में काम करते हैं और शुरुआत करते हैं पापा जी, मतलब पहला दिन पापा, फिर दूसरा दिन पुत्र, फिर पापा, फिर पुत्र।
तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो जी टोटल काम कितना हो गया, 8 और 7 का एलसीएम कितना जी, 56 काम हो गया। टोटल काम कितना, 56। ये फादर है और ये सन है। तो जी ये 8 दिन में 56 काम मतलब हर दिन 7 काम, 7 दिन में 56 काम मतलब हर दिन 8 काम। अब दोनों एक एक दिन में काम करते हैं। तो पहला दिन जो पिताजी है उनका काम होगा 7 यूनिट और दूसरा दिन जो बेटा है उसका काम होगा 8 यूनिट। मतलब 2 दिन में 2 डेज में जो टोटल वर्क होगा वो होगा 15 यूनिट। कितना होगा, 15 यूनिट। 2 दिन में 15 यूनिट, हर 2 दिन में 15 यूनिट काम होगा। टोटल काम करना है 56। अगर 15 का मल्टीपल 56 होता तो आंसर आसान था। कहाँ तक काट सकते हैं, तो 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45। जैसे ही 3 का मल्टीपल लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 दिन में आपका काम हो जाएगा 45। 6 दिन में 45 काम होगा। अब देखिए 56 में 45 काम हो गया, कितना काम बच गया, 5 और 6 11 काम बच गया। पिता पुत्र का पेयर चल रहा था। फिर काम स्टार्ट कौन करेगा, पापा। तो पापा 7वां दिन में कितना काम करेगा, 7 काम। 11 काम बचा हुआ था, 7 काम पापा करेगा। मतलब अगला एक दिन मतलब 6 दिन और 1 दिन, 7वां दिन में 7 काम और होगा। अब 45 और 7 52 काम हो गया। करना है 56 काम, 4 यूनिट काम बचा है जो कि करेगा उनका बेटा और उसका एफिशिएंसी है, क्षमता है 1 दिन में 8 यूनिट काम करने का। करना है 4 यूनिट काम, आधा दिन लगेगा। मतलब 8वां दिन काम कंप्लीट होगा, लेकिन 8वां दिन पूरा दिन नहीं लगेगा, 8 दिन आधा दिन ही लगेगा। तो 7 दिन पूरा और आधा दिन, 7.5 दिन में आपका काम कंप्लीट हो। देखिए कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुना है। मतलब जो इसका हाइट है वो बेस का डबल है, सीधा सा बात है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर। एकदम आसान सवाल है, ठीक है। 288 मीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट से। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है मतलब बेस इंटू हाइट का जो मल्टीप्लाई है वो 288 मीटर स्क्वायर है। और बेस और हाइट में रिलेशन क्या दिया है कि जो इसका ऊंचाई है आधार का 2 गुना है। तो अगर आधार मेरा x है तो क्या ऊंचाई 2x होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। और इन्हीं का मल्टीप्लाई क्या बताता है, एरिया बताता है, जो कि 288 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसको 2 से आप काट दीजिए तो 2 से 144 मीटर स्क्वायर होगा। x इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 मीटर स्क्वायर है, तो x कितना होगा 12। अगर आधार 12 है तो ऊंचाई इसका 2 गुना 24 होगा, सीधा सवाल है। दूसरा चीज़, अगर आपका नज़र ऑप्शन पे होता तो ऑप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा 2 नंबर का मल्टीप्लाई 288 है, ये ध्यान रखना है कि एक नंबर दूसरे का 2 गुना है। तो देखिए 12 और 24 को मल्टीप्लाई करिए, 12 और 24, तो 24 दहा के 240 हो गया और 24 दूना 48, 40 और 48 288। तो देखिए हम आपको क्या बोलते हैं कि ऑप्शन आचार डालने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने सेट करके आते, सेट करके आना होता तो एक से एक तरीका निकल के आता जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो हम सीधा सवाल एग्जाम वाला उठाते हैं सिलेबस के हिसाब से और यहाँ चाँप देते हैं। अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन एग्जामिनर द्वारा सेट किया गया है। आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस किस तरीके से आपको ऑप्शन से खेलना है, ठीक है। ये देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, ये भी ठीक है। और उसके व्यय में खर्च में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए जब आपका वेतन बढ़ेगा ना तो आपका खर्च भी बढ़ेगा, नहीं कि थोड़ा वेतन ज़्यादा आएगा तो बोलेंगे थोड़ा सा खर्चा बढ़ाते हैं, नहीं थोड़ा सा रईसी में जीते हैं, है कि नहीं। और क्या बोले, सवाल पे आते हैं। तो जरा प्यार से समझिए, 80% खर्च कर देता है
30% बचाता है, सिंपल सा बात है। तो भाई 80 और 20 का रेशियो है, मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपया है। अगर 100 रुपया वेतन है मेरे भाई, तो वो 80 रुपया खर्च कर देता है और 20 रुपया बचाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 रुपया नहीं होगा। ये उसका एक्सपेंस है और ये इसका सेविंग्स है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब कहता है उसका वेतन में 25% का वृद्धि हुआ। पहले 100 मिलता था, अब इसमें 25% ज़्यादा, मतलब अब उसका वेतन 125 रुपया हो गया। और उसका खर्च में 15% का वृद्धि। पहले उसका खर्च कितना था? 80। 80 का 15% कितना? तो 80 का 10% 8 रुपया और 5% 4 रुपया, मतलब 15% 8 4 12 रुपया। तो 80 रुपया पहले खर्च था, अब 12 रुपया और जोड़ देंगे, अब उसका खर्च हो गया 92 रुपया। अगर 125 में 92 उसका खर्च है, बचत कितना है? 125 में 92 खर्च है, बचत कितना है? तो 8 इधर और 25 इधर, 25 और 8 33 बचत है। कितना बचत है? 33 बचत है। अब उसका बचत कितना बढ़ा? तो जी पहले 20 रुपया बचाता था, अब 33 रुपया बचा रहा है, तो 13 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। कितना में? 20 में। तो कितना परसेंट? 100 से मल्टीप्लाई, 20 पचे 100, 13 पचे 65%, 65% का उसका सेविंग में वृद्धि हुआ। ठीक, कहता है कि एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग उस पूरे खंभे का 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है, और तीसरा भाग 10 मीटर है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए किस चैप्टर का सवाल है, जब आपको समझ में ना आए तो आप समझिए कि सवाल नंबर सिस्टम का है, ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है और ये है भी। तो भैया खंभा को 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला भाग जो है वो 4/8 के बराबर है टोटल का, और जो दूसरा भाग है वो पहले भाग का पहला भाग 1/4 के बराबर है, और दूसरा भाग जो है पहले का 4/8 के बराबर है। तो खंभे का लंबाई कितना है? अगर तीसरा भाग 10 मीटर है तो इसको ऐसे बनाएगा, XY मानने का गलती मत करिएगा। ये जो 4 और 8 है ना, इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो मान लीजिए खंभे का लंबाई जो है वो 8 यूनिट है, ठीक है, 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट में जो पहला भाग है वो पूरा का 1/4, तो 8 का 1/4 कितना? 2 यूनिट है। और जो दूसरा भाग है पहले भाग का 4/8, पहला भाग कितना है? 2, तो 2 का 4/8 कितना हो गया? देखिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 हो गया, मतलब दूसरा भाग हमारा 1 है। अब देखिए 8 में से पहला भाग 2 है, दूसरा भाग 1 है, तो तीसरा भाग कितना? 5 हो गया। जोड़िए, टोटल 3 भाग में है, और इस 5 यूनिट का वैल्यू दिया है वो 10 मीटर दिया है। तो जी 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 2 मीटर। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना? 8 दूना 16 मीटर, मतलब पूरा खंभा का लंबाई जो है वो 16 मीटर है। इस तरीक़ा से आपका सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, x मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों x को हर जगह पे घसीटते हो? घसीटना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि 5 + 2√3 अपॉन 2 - √3 का वैल्यू x + y√3 है, तो x और y का इंडिपेंडेंट मान क्या है? देखिए ये सवाल ना अलजेब्रा का है और ये कंपैरिजन वाला सवाल है। इधर का तुलना इधर से करना होगा। तो इधर का जो इक्वेशन है वो तो बट्टा में नहीं है, ये तो सीधा है, लेकिन इधर का जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में है। मतलब आपको सबसे पहले अगर है तो फ्रैक्शन को हटाना होगा, और इस टाइप का फ्रैक्शन 2 - √3 को कैसे हटाएंगे? रेशनलाइज करके। और जब बात रेशनलाइज करने का आता है तो 2 - 3 नीचे में है, तो इस पूरा फ्रैक्शन को 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे दोनों। और जब ऊपर नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया रेशनलाइजेशन में नीचे या एक टर्म हमेशा a + b × a - b का होता है। मतलब a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। और ये बनेगा 2 - √3 × 2 + √3, मतलब 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गए 1, मतलब नीचे जो हर है उसमें मेरा बट्टा में 1 बचेगा। कहानी खत्म हो गया। अब ऊपर जो बचेगा उसको जरा ऐसे समझिए, ऊपर बचेगा 5 + 2√3 और इनटू में बचेगा
2 प्लस √3 और बराबर में बचेगा ये वाला हिस्सा जिसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करिए तो 5 दूना 10 प्लस 5 और 5 5√3 प्लस इसका हो गया। अब इसको तो 2 दूना 4√3 प्लस ये 2√3 इंटू √3 तो √3 गुना 2 6 हो गया, यही बचेगा। और इसके बराबर में है ये वाला टर्म, ठीक है। इसके बराबर में कौन सा है, ये वाला x प्लस y√3। अब जरा इसको जोड़ लीजिए तो 10 और 6 आएगा 16 प्लस 5 और 4 आएगा 9√3 और बराबर क्या है x प्लस y का √3। अब दोनों को तुलना कर दीजिए, x के जगह पर 16 है और y के जगह पर 9 है, मतलब x और y का जो वैल्यू आएगा वो 16 और 9 आएगा। ये सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो जो तुलना वाला सवाल है, देखिए सवाल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। बहुत थका थका लग रहा है भाई, मतलब काम ज़्यादा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थकान से एक चीज़ याद आया, आप हमेशा याद रखिएगा, मेरे हिसाब से थकान 2 तरीक़ा का होता है। एक तो शारीरिक थकान जिसमें हम काम करते करते बिल्कुल थक जाते हैं, दिल दिमाग काम करना बंद करता है, लगता है बस अब थोड़ा सा रेस्ट ले ले, क्या ले ले, थोड़ा सा रेस्ट ले ले। एक होता है मन का थकान, कहते हैं ना मन का हारे हार है, मन के जीते जीत है। आदमी जब मन से थक जाता है ना तो वो थकान नहीं होता, वो होता है आलसीपना, ठीक है। अरे अब तो बहुत काम कर ले, नहीं तो हम चाहेंगे कि हमेशा शरीर से थकिए और थकने के बाद 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा का रेस्ट लीजिए और फिर अपने काम पे लौट आइए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, होता है सब। तो जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, x हमारा 16 और y हमारा 9 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सीधा फॉर्मूला याद रहेगा, आंसर आएगा। कहता है कि 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्या। अब 0 से 52 के बीच ना तो 0 लेना है ना तो 52 लेना है, 52 से पहले और 0 के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 0 के बाद और 52 से पहले जितना भी विषम संख्या है, तो जी 0 के बाद 1 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है और ऐसे चलते जाएगा। और 52 से पहले आपका 51 है। मतलब आपको सिंपली 1 से लेके 51 तक जोड़ना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 51 आपको जोड़ना है। तो आपके पास अगर टाइम है तो एक एक करके जोड़ते जाइए, नहीं तो समझ लीजिए कैसे करना है। ये जो है लगातार विषम संख्याओं का योग है। और जब आपको विषम संख्याओं का योग निकालना हो ना, 1 से शुरू होके और जहाँ तक निकालना हो, तो आप ये मालूम कर लीजिए कि टोटल टर्म कितना है। तो टोटल टर्म कितना है, जरा एक बार आप दिमाग लगा के बताइए कि 1 से लेके 51 तक कितना विषम संख्या का योग है। तो भाई 1 से लेकर 50 तक 25 और 51 26 टर्म है, टोटल 26 टर्म है। और जितना टर्म है ना भाई, जितना टर्म है ना उसका स्क्वायर कर दो। 26 का स्क्वायर कितना, 676। टोटल क्या होगा, सम होगा, सीधा याद रखना है, ठीक है। जितना टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। अब आपको टर्म निकालना आना चाहिए। टर्म क्या होता है कि भैया इसमें कितना टर्म है, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 51 आखिरी टर्म है, 1 पहला टर्म है, दोनों को जोड़िए 51 और 1 52 और 2 से भाग लगा दीजिए, 26 टर्म आ गया। टोटल टर्म 26 है, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 26 टर्म होगा। और जितना टर्म होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका विषम संख्याओं का योग। कहता है कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है, ठीक है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। इस कार को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये सवाल जरूर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, लेकिन ये सवाल जोड़ने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी निकालना नहीं है। हर घंटा हमारा स्पीड अलग अलग हो जा रहा है। पहला घंटा 40 किलोमीटर, अगला घंटा 60 किलोमीटर, उसके अगला घंटा 80 किलोमीटर, उसके अगला घंटा 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें 470 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना समय लगेगा, सिंपली जोड़ते जाइए। जब वो चलेगा तो उसका शुरुआती चाल क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो पहला घंटा
पहला घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, तो जी 40 किलोमीटर, क्योंकि उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा, अब नेक्स्ट आवर में 20 किलोमीटर पर आवर जुड़ जाएगा, मतलब दूसरा घंटा में उसका स्पीड हो जाएगा 40 और 20 60 किलोमीटर पर आवर। तो जी दूसरा घंटा में सेकेंड आवर जो पूरा वो चलेगा 60 किलोमीटर, क्योंकि उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तीसरा घंटा में उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो जी 60 था, अब 20 और जुड़ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर 80 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर जाएगा। चौथा घंटा में उसका स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब चौथा घंटा में वो 100 किलोमीटर जाएगा। ऐसे ऐसे करके ना आपको 470 किलोमीटर चलना है। तो हम कितना चल चुके, जोड़ते जाइएगा, 40 और 60, 100 और 100, 200, 280 किलोमीटर। अगला घंटा, पाँचवा घंटा जो उसका स्पीड रहेगा वो 120 किलोमीटर पर आवर रहेगा, मतलब 120 किलोमीटर जाएगा। छठा घंटा जो उसका स्पीड, अच्छा कितना हो गया, इधर हो गया था 60, 40, 100 और 100, 200, 280, देखिए 280 हो गया प्लस 120, ठीक है। तो 28 और 12 400, मतलब वो 400 किलोमीटर चल चुका। अब 70 और चलना है। छठा घंटा में उसका स्पीड हो जाएगा 140, छठा घंटा में उसका स्पीड हो जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। और चलना कितना है, 400 चल चुका है, चलना है मात्र 70 किलोमीटर। अगर आपका स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है और आपको 70 किलोमीटर चलना है, तो आप आधा घंटा का समय लेंगे। मतलब ये जो है आधा घंटा, मतलब छठा घंटा में पूरा नहीं, ये आधा घंटा चलेगा और 70 किलोमीटर ही जाएगा, ठीक है। तो 5 घंटा पूरा और नेक्स्ट आधा घंटा वो चलेगा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट में 470 किलोमीटर का दूरी का चला जाएगा। एकदम सिंपल है। पहला घंटा 40, देखिए ये स्पीड भी है और किलोमीटर भी, क्यों, क्योंकि पहला घंटा स्पीड है मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम 40 किलोमीटर ही जाएंगे। दूसरा घंटा मेरा 20 बढ़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर ही जाएंगे। तीसरा घंटा 80 किलोमीटर पर आवर, 20 बढ़ाते जाना है, तो हम 80 किलोमीटर ही जाएंगे। चौथा घंटा 100 किलोमीटर पर आवर, तो हम 1 घंटा में 100 किलोमीटर ही जाएंगे। पाँचवा घंटा 120 किलोमीटर पर आवर, तो हम 120 किलोमीटर ही जाएंगे। छठा घंटा में हमारा स्पीड होगा ये आपका 120 और 20 140 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम छठा घंटा में अगर पूरा घंटा चलेंगे तो हम 140 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन छठा घंटा हमको पूरा नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ तक का जोड़ हो जाता है आपका 400 किलोमीटर और हमको चलना है 470 किलोमीटर ही, मतलब हमको 70 किलोमीटर और चलना है। और यहाँ के बाद पाँचवा घंटा के बाद छठवां घंटा में हमारा स्पीड हो जाता है 140 किलोमीटर पर आवर, मतलब और हमें चलना है 70 किलोमीटर, तो आधा घंटा लगेगा। मतलब 5 घंटा पूरा और आधा घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, आंसर खत्म। सवाल है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, एकदम कॉमन सवाल है। कहता है कि यदि x² + y² बराबर 41 है। यार जैसे ही बहुत लोगों को x², y², a², b² दिखता है ना, तो दिमाग का तोता उड़ जाता है, तो वो लोग ना डर जाते हैं। डरिए मत, इससे भिड़िए, इसको देखिए। यदि x² + y² बराबर 41 है और xy बराबर 20 है, तो 1/x + 1/y का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा कह रहा है कि x और y दो संख्या है, इनका स्क्वायर करके जोड़े तो 41 हुआ और इनको गुना किए तो 20 हुआ। अब अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर पे आपको कमांड है बढ़िया से, तो आप इस सवाल को आसानी से तोड़ देंगे। नहीं तो आप बेसिक से जाएंगे और a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है, जो कि लेंदी पड़ेगा, इसके लिए महंगा है वो। तो आप जरा सोचिए कि कौन सा दो ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर का जोड़ 41 है। 41 जोड़ है, मतलब नंबर जाहिर सी बात है कि भैया छोटा होगा, छोटा छोटा होगा। तो आप इसको ऐसे सोचिए, 41 से पहले कोई ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे सर 41 से पहले 36 है जो कि 6 का स्क्वायर है। तो अगर एक संख्या 6 है, तो अगर 6 का स्क्वायर 36 है, इधर मेरा कितना बचा 5, तो 5 तो कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग है नहीं, मामला खत्म हो गया। अब 36 से पहले जाइए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे सर 25 है, किसका है 5 का। अगर 5 का स्क्वायर 25 है और 25
41 में से 25 घटे कितना बचा 16, वो 4 का स्क्वायर है, मतलब संख्या 4 और 5 है, क्योंकि 4 और 5 का गुना भी 20 होता है। ऐसे आप ढूंढ लीजिएगा, एकदम आपको बेहतरीन तरीका बताए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं तो वेरी गुड। यहाँ से आप देखिए कि कौन सा 2 नंबर का मल्टीप्लाई 20 होगा, तो जी 10 दूना 20 भी होता है और 5 चौके 20 भी होता है। नहीं तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये 5 है और ये 4 है। हो सकता है हम पहले 4 लिखते बाद में 5 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x और y के बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप देखिए कि भाई मेरे यहाँ बोला है 1/x + 1/y, तो 1/x तो हम x को 5 माने और y को 4 माने, तो जरा इसको सोल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे ये हो जाएगा y + x अपॉन xy, तो भैया y + x 5 4 9 बट्टा xy मतलब 20, और 9/20 इसका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है कि एक विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है, यही से समझ लीजिए 600 में 300 आम मतलब 600 में 300 आम मतलब 2 रुपया में 1 आम। ठीक है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, कुछ मैंगो जो है वो रोटेन हो गए और उनको फेंक दिया गया। शेष आम को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया, तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप कितना आम हमने फेंक दिए, अगर उनका परसेंटेज निकालना है तो पहले ये जानना होगा कि कितना आम फेंके। तो आप लोग कहेंगे सर माना कि फेंके गए आम की संख्या x y मानने की आवश्यकता नहीं है। समझिएगा, जब वो 600 में 300 आम खरीदा, मतलब एक आम का खरीदारी कितना पड़ा जी, तो 2 रुपया पड़ा, और वो बेचा कैसे है 3 रुपया प्रति आम, 3 रुपया प्रति आम, मतलब एक आम पे उसको फायदा हुआ है 1 रुपया का। ये बात समझ में आया। अगर वो 300 में से 300 आम बेचता तो 300 रुपया का फायदा होता, लेकिन फायदा हो रहा है 210 रुपया का, एक आम पर 1 रुपया का फायदा, तो 210 रुपया का फायदा हो रहा है, मतलब 210 आम ही बेचा है। तो 300 में से 210 आम बेचा, कितना आम फेंका, तो सर 90 आम फेंका। एकदम लॉजिकल बात है, एकदम समझिए ध्यान से। ठीक है, तो भाई 300 आम में 210 आम बेचा, क्योंकि वो 210 रुपया कमाया है और एक आम पर 1 रुपया कमाया है सीधा, मतलब 210 आम बेचा है। तो 300 में से 210 आम बेचा, मतलब 90 आम सड़ गया था, तो 90 आम सड़ गया था 300 में, 90 आम सड़ गया था 300 में। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना आम सड़ गया, कितना प्रतिशत, मतलब 90/300 गुना 100, और सीधा देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30% आम को वो क्या किया, फेंक दिया। कुछ नहीं करना है। समझ में आया? आप ये चीज़ समझ पाए क्या कि भैया हमने 210 रुपये कमाए हैं, ठीक है, और एक आम पे हमने 1 रुपया कमाया है। अगर 300 आम हमने बेचे होते तो भैया 300 रुपये आते मेरे जेब में, ये तो आए नहीं जी, तो आए 210, क्योंकि 90 खराब हो गए। तो 90 खराब हो गए कितने में, 300 पे, तो आप कहेंगे सर 90/300 गुना 100। बहुत ही स्टूपिड कैलकुलेशन होता है, और ये 30% जो आप भरबली कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सवाल को देखिए, अगर कंसेप्ट मालूम नहीं है तो सवाल आपको घुमा देगा। कहता है कि यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कोई त्रिभुज है, हो सकता है समबाहु हो, समकोण हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, उसका परिमाप दे दिया है, उसका पेरीमीटर का तीनों साइड का सम दे दिया है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, और जो त्रिभुज का जो अंतः त्रिज्या है, इन रेडियस समझते हैं, इन रेडियस क्या होता है समझ लीजिए कि एक हमारा त्रिभुज है ऐसे, एक हमारा ऐसे त्रिभुज है, और इसके तीनों भुजाओं को छूते हुए अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और इसका त्रिज्या इसी को कहते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस दे दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, इन रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो अब आप कैसे बताएंगे, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर, जो आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या समकोण का अलग जानते हैं, समबाहु का अलग जानते हैं, विषमबाहु का अलग जानते हैं, समद्विबाहु का अलग जानते हैं, उसके अलावा ये हर एक त्रिभुज में लागू होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा, हाफ इंटू परिमाप, किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप, गुना अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ये चीज आप याद रखिएगा, गुना इन रेडियस, परिमाप का आधा गुना इन रेडियस, या इन रेडियस का आधा गुना परिमाप, या हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। बस यही चीज आपके सवाल में दिया हुआ है। तो भैया हाफ मतलब भाई 64 का आधा कर दीजिए, 32 गुना 8, तो भैया 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को आप, ये चीज़ आपको याद रहेगा तब ना भाई, नहीं याद रहेगा तो फिर मुंह देखते रह जाओगे। इसका परिमाप दे दिया है तीनों भुजाओं का लंबाई, ठीक है, और इसके अंदर का जो एक सर्कल बना है इन सर्कल, उसका रेडियस दे दिया है। तो इसमें अब आप लगाने लगोगे ज्योमेट्री तो पड़ जाएगा महंगा। चीज़ याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है, या इसको ऐसे याद रखो, ये हमारा इन रेडियस r है तो इसको ऐसे याद रखो, r/2 इंटू पेरीमीटर, r/2 इंटू परिमाप, सीधा आप ये चीज़ भी याद रख सकते हो, या परिमाप का आधा गुना इन रेडियस, ऐसे भी याद रख सकते हो, जो याद रहे। भाई लोग, अगर इस सेशन से आपको फ़ायदा है, अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत आपको काम आ रहा है, तो आप ना प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, क्योंकि कितना मेहनत लग रहा है ये हम आपको कैसे बताएं यहाँ से, ठीक है। क्या हालत हो जाता है सवाल लिखते लिखते, सवाल बनाते बनाते। तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो, ऐसे ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो अगर कुछ भी आपको ख़राब लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, बेफिक्र होकर लिखिए, ठीक है। कहता है कि एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग का 3/4 के बराबर है, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, तो पहला संख्या का 3% को जोड़ना है दूसरा संख्या के 2% के साथ और बराबर का चिन्ह देना है। फिर पहला संख्या का 3% को जोड़ेंगे दूसरा संख्या के 5% के साथ और इन दोनों के जोड़ को गुना कर देंगे 3/4 से। मतलब ये चीज़ आपको यार समझ जाना है। अब जैसे समझ जाओगे ना तो आप देखेंगे कि यार परसेंट नीचे में 100 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ। तो जो चीज़ बराबर के दोनों तरफ कॉमन है वो तो कट जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें परसेंट से कुछ भी मतलब नहीं रह गया है। तो हम सीधा लिखेंगे पहली संख्या का 3 प्लस दूसरी संख्या का 2 बराबर पहली संख्या का 3 प्लस दूसरी संख्या का 2 गुना 3/4 और आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो दो संख्या इसमें मानना होगा क्योंकि बिना माने काम चलेगा नहीं। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपका सॉल्यूशन से ही सवाल बन जाएगा। तो मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या का 3 मतलब 3x प्लस दूसरी संख्या का 2 मतलब 2y और ये बराबर है पहली संख्या का 3x प्लस दूसरी संख्या का 5y और इसका गुना में है 3/4। तो इसके गुना में है 3 और बटा में 4, तो ये 4 तो आपका खिसक के इसके साथ गुना हो जाएगा। नहीं, सीधा सा बात समझिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12x प्लस 4 दूना 8y बराबर 3 तिहाई 9x प्लस 5 तिहाई 15y। अब देखिए 12x में 9 गया, कितना बचा 3x बराबर 15 में 8 गया 7y, ठीक है। तो x का वैल्यू 7 होगा और y का वैल्यू 3 होगा, मतलब 7:3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जब 3x बराबर 7y है तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू x वाला मतलब 3, मतलब 7:3 7:3 आपका सीधा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सोचिए, वक्त दीजिए, तभी आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, है कि बहुभुज से सवाल ना आपका झारखंड दरोगा में आया हुआ है और एग्जाम तो एक ही संस्था लेती है, तो क्या मालूम इसमें भी डाल दे। कहता है कि यदि एक समबहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात करिए। धुरंधर लोग मारेगा, अच्छा बहिष्कोण 72 है तो अंतःकोण 108 डिग्री होगा। अब आप कहेंगे कैसे, कि समबहुभुज का बहिष्कोण और अंतःकोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ऐसे कि मान लीजिए कोई भी एक समबहुभुज है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसका जो बहिष्कोण दिया है, तो कोई भी ये कोण हमारा बहिष्कोण है, ये 72 डिग्री है, तो ये अंदर का कोण कितना है, तो ये पूरा एक सीधा रेखा पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। अगर बाहर 72 है तो अंदर 108 डिग्री है, सीधा सवाल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसीलिए धुरंधर लोग देखेगा बहिष्कोण 72 मतलब बाहर 72 तो अंदर 108, क्योंकि दोनों का सम 180 होना है। तो भैया देखिए 108 डिग्री इसका हो गया अंदर का कोण। देखिए कहता है कि यदि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13 है तो 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसी का प्लस का वैल्यू 13 है और माइनस का वैल्यू आपसे पूछ दिया, ठीक है, 1 -2 -1 0। अब अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं, इसके आगे पीछे का कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है, तो इसको ना स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, तभी जाके आप जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है, एक कंसेप्ट मालूम है। क्या चीज़? धुरंधर लोग देखेगा और इसका आंसर ठोक देगा 0। बोलेंगे सर कैसे, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि हम धुरंधर हैं, नहीं है धुरंधर भाई, आपको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको धुरंधर बनाने में कुछ धुरंधर हम भी बन जाए, लेकिन आपको जरूर बनाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ये कैसे हुआ समझ लीजिए। अगर आपने पढ़ा है कंडीशन कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर आपको याद रखना है √a² प्लस b² माइनस का c²। ये कंडीशन अगर आपको पता है तो ठीक है। अब देखिए सेम कंडीशन है ये, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 और 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा का वैल्यू पूछा है। तो ये 5a है, 12b है और 13c है। तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c²। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 और 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 169 क्या 0 है। वैसे भी 5, 12, 13 आपका ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वैसे भी आप इसको ठोक सकते हैं आंसर। अब आप यहाँ पे रख दीजिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 13 का स्क्वायर 169, जोड़िएगा तो 169 माइनस 169 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक क्या है कि भैया इसको स्क्वायर करिए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद आंसर देगा, ठीक। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे बनाइएगा। 777 सही 1/5 प्लस 777 777 सही 2/5 प्लस 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5। देखिए इस टाइप का सवाल ना बहुत आसान होता है। ये जो कॉमन टर्म है वो कितना बार है, 1 2 3 4 बार। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको फ्रैक्शन को तोड़ने का, ठीक है। तो 777 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 और 2 30, हाथ में 3 7 चौके 28 और 3 31, तो 8 हो गया। प्लस अब आपका बच गया सिर्फ फ्रैक्शन, तो जी 1/5 2/5 3/5 4/5 सबके एलसीएम में 5 है, तो नीचे से तो कोई मतलब है नहीं, ऊपर जोड़ दीजिए क्योंकि नीचे सेम है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10/5 और 10/5 क्या हो जाएगा 2, तो 3108 और 2 3110 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवालों का मोस्ट और बेस्ट ट्रिकी अप्रोच आपका यही है, क्योंकि तोड़ेंगे तो बात यही पड़ेगा, तो ये बात आप समझ गए हैं।
जितना कॉमन टर्म है उसको उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 777 गुना 4 3108 आया। अब जो फ्रैक्शन बचा उसको देख लीजिए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, सबके एलसीएम में 5 5 है, तो ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब 10/5 और 10/5 मतलब 2, 3108 और 2। ध्यान से देखिए सवाल को, कहता है कि यदि x इक्वल टू √9 + 1 अपॉन √9 - 1 और y इक्वल टू √16 + 1 अपॉन √16 - 1 हो तो x² - y² का मान ज्ञात करिए। तो सवाल देखते ही आप ना सवाल को सोल्व करने मत लगिएगा, ठीक है। सवाल देखते ही आप सवाल को सोल्व करने मत लगिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर √9 है और यहाँ पे √16 है। √9 का वैल्यू कितना 3 और √16 का वैल्यू कितना 4, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 में 1 गया तो 2। यहाँ पर 3 + 1 4 और 3 - 1 2 और 4/2, मतलब x का वैल्यू कितना 2 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। यही ना हुआ भाई। माइनस यहाँ पे y का वैल्यू का है √16, 4 और 1 5 और 4 में 1 गया तो 3, मतलब बचा 5/3 और 5/3 मतलब 25/9। यही ना होगा कैलकुलेशन। और 9 चौके 36, नीचे में तो 9 रहेगा, 9 आपको आंसर दिख गया, ठीक है, आपको आंसर दिख गया। और 9 चौके 36, 36 में 25 गया तो 11/9 इसका आंसर होगा। देखिए सवाल आसान, हम आपको अप्रोच सिखाना चाह रहे हैं कि आप औरों से हट के कैसे कैलकुलेशन करेगा। आप देख लीजिए, अगर कोई लोग प्रैक्टिस करवा रहा है मैथ का, तो क्या वो इस लेवल का प्रैक्टिस करवा रहा है, क्या वो अप्रोच बता रहा है, या दूसरे का देखा सुना कैलकुलेशन से आपको घिसी-पिटी बातें समझा रहा है, या अपने बात में उलझा रहा है। आप किसी का बात मत मानिएगा, आप सिर्फ अपना दिमाग का बात मानिएगा, दिल का भी नहीं, दिमाग का बात मानिएगा कि वो कहता क्या है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको करना क्या होगा। देखिए ये आखिरी के 2 सवाल 19 और 20 क्वेश्चन गिन लीजिएगा। जिनका शिकायत था कि सर पूरा 20 सवाल बताइए, पूरा 20 सवाल बता रहे हैं। हालांकि हर एक सेट में आपका 18 सवाल, 19 सवाल, 17 सवाल तो रहता ही था, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसीलिए। कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% कमीशन कटौती के बाद एक टीवी सेट को 9,990 रुपया में बेचा गया, तो इसका अंकित मूल्य बता दीजिए। देखिए अंकित मूल्य जो भी होगा उस पर 10% का कमीशन काट लिया गया है, तो 10% का कमीशन काट लिया गया है, मतलब 90% पे टीवी को बेचा गया है। इसका मतलब 90% का जो वैल्यू है यही आपका 9,990 रुपया है। तो भैया 1% का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो 90 एकम 90 0 90 एकम 90, 1% का जो वैल्यू है वो 101 रुपया है। तो 100% का वैल्यू कितना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 101 पर 00 लगा दीजिए। 10,100 रुपया टीवी सेट का अंकित मूल्य था। 10,100 रुपया टीवी सेट का अंकित मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे तो है आप लोग के लिए, एकदम आपको सवाल देखते ही आंसर ठोक देना है, बड़ा ही ट्रिकी सवाल है। 50 का 860% भागा 860 का 50%, ट्रिकी सवाल है। इसको सोल्व करिए और आंसर बताइए। धुरंधर लोग देखेगा 50 का 860% भागा 800 का 50%, दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 20 सवाल सोल्व हो गया। और थोड़ा सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर मारिए, लाइक मारिए, कमेंट दीजिए, सलाह दीजिए, सजेशन दीजिए, टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, और जो लोग पेड कोर्स में है वो लोग एकदम जान डाल दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगला सेट में, तब तक के लिए